नमस्कार साथियों, मैं अरविंद हुड्डा। गुरुकुल पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो साथियों, हम पढ़ रहे थे मारवाड़ रियासत। मारवाड़ रियासत में हम चर्चा कर रहे थे राव मालदेव के बारे में। राव मालदेव का शासनकाल 1532 ईस्वी से 1562 ईस्वी तक था। राव मालदेव के पिता का नाम राव गंगा, माता का नाम पद्मावती मणिक देवी मिलता है। राव मालदेव का जन्म 5 दिसंबर 1511 ईस्वी। राव मालदेव का राज्य अभिषेक 1532 ईस्वी को हुआ। कुछ किताबें और गाइड है जिनमें डेट भी मिलती है 21 मई 1532 ईस्वी। राव मालदेव जब मारवाड़ का शासक बनता है तो इसके पास 2 परगने थे, जोधपुर और सोजा सेठी पाली। फिर साथ ही हमने चर्चा की थी राव मालदेव को 52 युद्धों का विजेता और 58 परगनों का स्वामी भी कहा जाता है। फारसी इतिहासकार द्वारा मालदेव को हस्मत वाला शासक कहा गया। मालदेव को महान पुरुषार्थी राजकुमार भी कहा गया। मालदेव की उपाधि मिलती है हिंदू बादशाह। फिर साथियों, हमने चर्चा की थी मालदेव के प्रमुख सैनिक अभियान की। तो 1532 ईस्वी में भद्राजुण के शासक बीरा को पराजित करके मालदेव भद्राजुण पर अधिकार कर लेता है। 1533 ईस्वी में नागौर के शासक दौलत खां को पराजित करके मालदेव नागौर पर अधिकार कर लेता है। 1538 ईस्वी में सिवाना के शासक डूंगर सिंह को पराजित करके मालदेव सिवाना पर अधिकार कर लेता है। 1539 ईस्वी में जालौर के शासक सिकंदर को पराजित करके मालदेव जालौर पर अधिकार कर लेता है। साथियों, इसकी मैंने आपको ट्रिक भी लिखाई थी, बाना सीजा। फिर साथियों, हमने चर्चा की थी पाइबा साहिबा के युद्ध की। तो पाइबा साहिबा का युद्ध 1541 ईस्वी में राव मालदेव और राव जैत सिंह के मध्य होता है। पाइबा साहिबा के युद्ध में राव मालदेव के साथ उसका सेनापति कुंपा भी था। पाइबा साहिबा के युद्ध में राव मालदेव की विजय होती है। बीकानेर पर मालदेव का अधिकार हो जाता है और मालदेव बीकानेर का प्रशासक नियुक्त कर देता है अपने सेनापति कुंपा को। कुंपा ने बीकानेर में 1541 ईस्वी से 1542 ईस्वी तक शासन किया। पाइबा साहिबा के युद्ध में राव जैत सिंह मारा जाता है। राव जैत सिंह का पुत्र कल्याणमल भागकर शेरशाह सूरी की शरण में चला जाता है। फिर साथियों, 1542 ईस्वी में मालदेव मेड़ता पर आक्रमण करता है और मेड़ता का शासक वीरमदेव था। इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि वीरमदेव के पास दरिया जोश नाम का हाथी था जो मालदेव को बहुत पसंद था। मालदेव ने वीरमदेव से जब वो हाथी मांगा तो वीरमदेव ने मालदेव को वो हाथी देने से मना कर दिया। इस बात को लेकर वीरमदेव और मालदेव के बीच मनमुटाव था। तो मालदेव 1542 ईस्वी में मेड़ता पर आक्रमण करता है और मेड़ता के शासक वीरमदेव को पराजित करके मेड़ता और अजमेर पर अधिकार कर लेता है। वीरमदेव भागकर शेरशाह सूरी की शरण में चला जाता है। फिर साथियों, आगे गिरी सुमेल का युद्ध होता है जो शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य होता है। तो गिरी सुमेल के युद्ध की भूमिका की चर्चा की थी हमने कि गिरी सुमेल के युद्ध के प्रमुख कारण क्या थे। तो साथियों, हमने देखा था मालदेव और हुमायूं के संबंध। तो 1540 ईस्वी में बेलग्राम का युद्ध जो शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य होता है, इस बेलग्राम के युद्ध में हुमायूं पराजित हो जाता है और भागकर जोगी तीर्थ नामक स्थान जोधपुर में आ जाता है और इधर शेरशाह सूरी का दिल्ली और आगरा पर अधिकार हो जाता है। शेरशाह सूरी घोषणा करवा देता है कि कोई भी राजा हुमायूं की सहायता नहीं करेगा। अगर किसी ने हुमायूं की सहायता की तो उस साम्राज्य पर, उस रियासत पर मैं आक्रमण करूंगा। तो हुमायूं है वो सैनिक सहायता के लिए मालदेव के पास अपने 3 दूत भेजता है, रायमल, सोनी, अतका खा और मीर समेद को। तो साथियों, मालदेव है वो हुमायूं को रहने के लिए बीकानेर रियासत देता है और सैनिक सहायता का आश्वासन देता है। लेकिन हुमायूं ने अपने पुस्तकालय अध्यक्ष मुल्ला सुर्ख की सलाह से मालदेव पर अविश्वास करके जोगी तीर्थ नामक स्थान से अमरकोट पाकिस्तान चला गया वीरसाल सोडा की शरण में। और अमरकोट पाकिस्तान के अंदर ही 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म होता है। अब साथियों, आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे गिरी सुमेल के युद्ध की। तो गिरी सुमेल का युद्ध 5 जनवरी 1544 ईस्वी को हुआ। गिरी सुमेल का युद्ध 5 जनवरी 1544 ईस्वी। गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल का युद्ध। और साथियों, जो गिरी सुमेल का मैदान है वह हमारे जेतारण तहसील पाली के अंदर है। जेतारण तहसील पाली में। तो साथियों, बात करें गिरी सुमेल के युद्ध की तो गिरी सुमेल का युद्ध 5 जनवरी 1544 ईस्वी को हुआ। गिरी सुमेल का जो मैदान है वो जैतारण तहसील पाली के अंदर है और गिरी सुमेल का जो युद्ध है वो राव मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ। जो गिरी सुमेल का युद्ध है ये राव मालदेव
राव मालदेव वर्सेज शेरशाह सूरी। अब साथियों इंपॉर्टेंट बात यह है कि गिरी सुमेल के युद्ध में राव मालदेव के साथ कौन था और शेरशाह सूरी के साथ कौन था। तो राव मालदेव के साथ उसका सेनापति, राव मालदेव के साथ गिरी सुमेल के युद्ध में उसके सेनापति गिरी सुमेल के युद्ध में साथियों राव मालदेव के साथ उसके सेनापति थे जेता और कुंपा। इन दोनों के नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, कुंपा। और इधर शेरशाह सूरी के साथ जलाल खान जलवानी। जलाल खान जलवानी और बीकानेर वाला जो भाग कर गया था कल्याणमल, ये बीकानेर वाला। और दूसरा वीरमदेव मेड़ता वाला, वीरमदेव मेड़ता। अब साथियों जो गिरी सुमेल का युद्ध है उसके अंदर राव मालदेव के साथ उसके सेनापति जेता और कुंपा थे और शेरशाह सूरी के साथ जलाल खान जलवानी, कल्याणमल बीकानेर वाला और वीरमदेव मेड़ता वाला। अब शेरशाह सूरी है वो युद्ध की योजना बनाकर और अपने 80,000 सैनिकों के साथ दिल्ली से निकलते हैं मारवाड़ की ओर। इस बात का पता जब राव मालदेव को चलता है कि शेरशाह सूरी एक विशाल सेना लेकर मारवाड़ पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है, तो राव मालदेव है वो अपने सेनापति जेता को आदेश देता है कि अपने भी एक विशाल सेना तैयार करो। मैं नहीं चाहता कि शेरशाह सूरी सेना लेकर जोधपुर आ जाए, हम जोधपुर सीमा से बाहर ही युद्ध करेंगे। हम अपनी सेना लेकर शेरशाह सूरी के सामने चलते हैं और बीच रास्ते में मार काट मचाकर शेरशाह सूरी को लबका कर वापस भेज देंगे। तो ये जेता ने कहा कि मेरा गांव है जेतारण तहसील पाली के अंदर, वहां एक मैदान है गिरी सुमेल का, खूब अच्छा बड़ा खाली मैदान पड़ा है, खूब लड़ो और खूब मारो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो जो जेता है वो फोन करके अपने इस भाई कुंपा को भी बुला लेता है। याद रखना कुंपा उस समय बीकानेर रियासत में था, यह बीकानेर रियासत का प्रशासक था 1541 ईस्वी से 1544 ईस्वी तक। तो जेता जो राव मालदेव है उसने अपने सेनापति जेता और कुंपा के नेतृत्व में सेना तैयार करके और गिरी सुमेल के मैदान में पहुंच जाता है। इधर शेरशाह सूरी 80,000 सैनिकों के साथ बाबरा नामक स्थान पर आ जाता है। और साथियों बाबरा हमारे पाली के अंदर है, बाबरा, ये बाबरा पाली में साथियों, तो ये बाबरा नामक स्थान। अब शेरशाह सूरी बाबरा नामक स्थान पर आने के बाद देखता है कि राव मालदेव है वो एक विशाल सेना लेकर गिरी सुमेल के मैदान में बैठा है। राव मालदेव ने अपनी सेना का पड़ाव है वो गिरी सुमेल के मैदान में डाला है। तो ये तो श्योर है कि जो युद्ध होगा वो गिरी सुमेल के मैदान में होगा। अब शेरशाह सूरी ने इस कल्याणमल और वीरमदेव को बुलाया और बुलाकर कहा कि क्या कह रहे तेरे तुम कि जो मारवाड़ है वो छोटी सी रियासत है, जो मालदेव है उसके पास कोई भी सैनिक वगैरह नहीं है इतने ज्यादा, वो कितनी बड़ी सेना लेकर बैठा है तुम्हें पता है, ऐसे तो वो मुझे लबका देगा। तो शेरशाह सूरी ने कहा अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, इस युद्ध की योजना मैं ही बनाऊंगा। तो शेरशाह सूरी बाबरा नामक स्थान पर गिरी सुमेल के युद्ध की योजना बनाता है। तो ये क्या करता है, बाबरा नामक स्थान पर युद्ध की योजना बनाई। युद्ध की योजना बनाई। अब साथियों जो शेरशाह सूरी है वो अपनी कूटनीति का प्रयोग करता है और कूटनीति का प्रयोग करके एक जाली पत्र तैयार करता है कि शेरशाह सूरी आपके कहने पर हमने मालदेव को सैनिकों के साथ गिरी सुमेल के मैदान में लाकर खड़ा कर दिया है। कल सुबह जब युद्ध शुरू होगा हम दोनों आपकी ओर मिल जाएंगे और आपके दिए हुए 25-25 हजार रुपए हमें प्राप्त हो चुके हैं। और आप भी अपने वादे के अनुसार राम मालदेव को मारने के बाद हम दोनों भाइयों को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त कर देना। आज्ञा से जेता और कुंपा। अब शेरशाह सूरी जाली पत्र तैयार करके
अपने सैनिकों को भाले, तलवार और ढाल बेचने वालों का वेश बनाकर और कहता है कि ये 25-25 हजार रुपए लेके जाओ, ये तो डाल देना जेता और कुंपा के डेरे में, और ये जो जाली पत्थर है ये पत्थर डाल देना राम मालदेव के डेरे में। तो सैनिक है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ऐसे व्यापार करने के लिए लोग पहले आया करते थे, घोड़े बेचने के लिए, तलवारें बेचने के लिए। तो ये जो शेरशाह सूरी के सैनिक हैं, ये तलवार, भाले और ढाल बेचने वालों का वेश बनाकर जाते हैं राम मालदेव के पास, और मौका पाकर वो पत्थर तो मालदेव के डेरे में डाल देते हैं, और जो 25-25 हजार रुपए थे वो जेता और कुंपा के डेरे में डाल दिया। अब जो राम मालदेव को वो पत्र प्राप्त होता है तो राम मालदेव ने पढ़ा कि शेरशाह सूरी आपके कहे अनुसार हमने राम मालदेव को सैनिकों के साथ गिरी सुमेल के मैदान में लाकर खड़ा कर दिया है। कल सुबह जब युद्ध शुरू होगा तो हम दोनों आपकी ओर मिल जाएंगे। आपके दिए हुए 25-25 हजार रुपए हमें प्राप्त हो चुके हैं, और आप भी अपने कहे अनुसार राम मालदेव को मारने के बाद हम दोनों भाइयों को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त कर देना। तो राम मालदेव ने सोचा कि अच्छा रे ये बात है, ये हैं दोनों आस्तीन के सांप। तभी बेटा कह रहा था कि मेरे गांव चलो, गिरी सुमेल का मैदान है, वहां खूब मरना और खूब मारना। तो राम मालदेव है वो अपने सैनिकों को कहता है कि हमें युद्ध नहीं करना, हम वापस जोधपुर चलेंगे। अब जो सैनिक, सामंत और सरदार थे वो अचानक से चौंक गए कि मालदेव ये क्या कह रहा है, हम युद्ध करने के लिए तो यहाँ आए थे और ये कह रहा है कि वापस जोधपुर जाएंगे। तो जो मालदेव उसने कहा कि मिलो इन दोनों आस्तीन के सांपों से जो मुझे ही मरवाना चाहते हैं। तो जेता और कुंपा ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मालदेव ने कहा ये पत्थर देखो, इन दोनों के द्वारा लिखा गया है। ये जेता और कुंपा ने बहुत समझाया कि हमारी हैंड राइटिंग मैच कर लो, हमारा लिखा हुआ नहीं है, हमारी तलाशी ले लो, हमारे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि इन दोनों को इस कुछ बात का पता ही नहीं था। तो जो मालदेव के सैनिकों द्वारा जेता और कुंपा के डेरों की तलाशी ली गई तो 25-25 हजार रुपए प्राप्त हुए। तो जो मालदेव है वो जेता और कुंपा पे अविश्वास करके अपनी सेना लेकर जोधपुर लौट जाता है। अब जो सैनिक, सामंत, सरदार वगैरह थे उन्होंने जेता और कुंपा को भी कहा कि जो हो गया सो हो गया, चलो आप भी हमारे साथ। लेकिन जेता और कुंपा ने मना कर दिया कि हम जोधपुर जाएंगे तो जोधपुर की गलियों में हमारे ऊपर अंगुली उठेगी कि ये हैं वो आस्तीन के सांप जो अपने मालिक को मरवाना चाहते हैं। हम तो ये कल सुबह गिरी सुमेल का जो युद्ध है 5 जनवरी को वो लड़ेंगे। तो साथियों जो मालदेव है वो गिरी सुमेल के युद्ध से एक दिन पहले अपनी सेना लेकर जोधपुर लौट जाता है। इस मालदेव ने क्या किया? 4 जनवरी 1544 को जोधपुर लौट आया। जोधपुर लौट आया। अब साथियों जो सैनिक थे वो ऑलमोस्ट सारे सैनिक राव मालदेव के थे। तो सैनिक, सामंत, सरदार वगैरह हैं वो सारे इस राव मालदेव के साथ आगे है। और जो जेता और कुंपा है इनके पास मात्र 5000 सैनिक बचे। जेता और कुंपा के साथ 5000 सैनिक। 5000 सैनिक थे साथियों। अब जब सुबह 5 जनवरी 1544 ईस्वी को गिरी सुमेल का युद्ध स्टार्ट होता है तो ये 5000 सैनिक, जेता और कुंपा इतनी वीरता से लड़ते हैं। इधर शेरशाह सूरी की 80,000 सैनिकों की सेना थी। तो ये जो सैनिक है 5000, ये जो शेरशाह सूरी की जो सेना थी 80,000 सैनिकों की, इसको ऐसा काटना स्टार्ट किया कि काट कर 80,000 को 27,000 पर लाके छोड़ दिया था। शेरशाह सूरी ने देखा कि जो मेरी 80,000 सैनिकों की सेना थी इन्होंने इसको मार काट करके 27,000 पे लाके छोड़ दिया, और इधर ये 5,000 पूरे डाकी ऐसे ऐसे खड़े हैं। ऐसे तो जो मामला है वो आधे घंटे का ही और है, आधे घंटे में इन 27,000 को और सल्टा देंगे। तो उसी समय जो शेरशाह सूरी है वो अपने सैनिकों को कहता है कि तुम तो युद्ध करो और मेरे हो गया नमाज का टाइम, मैं नमाज पढ़ता हूं। तो शेरशाह सूरी वो इस गिरी सुमेल के मैदान से जहां युद्ध हो रहा था वहां से थोड़ी दूर जाकर अल्लाह को याद करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। और उसी समय अल्लाह ने शेरशाह सूरी की सुन ली और ये जलाल खान जलवानी एक विशाल सेना लेकर गिरी सुमेल के मैदान में उपस्थित हो जाता है। अब साथियों जो जलाल खान जलवानी है वो विशाल सेना लेकर गिरी सुमेल के मैदान में उपस्थित हो गया। शेरशाह सूरी ने नमाज पढ़ी, अपने अल्लाह को याद किया तो अल्लाह ने शेरशाह सूरी की सुन ली और जलाल खान जलवानी एक विशाल सेना लेकर गिरी सुमेल के मैदान में आ जाता है। अब शेरशाह सूरी की काफी विशाल बड़ी सेना होने के कारण ये 5000 सैनिक और ये जेता और कुंपा वीरता के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। ये दोनों क्या हुए? वीर गति को प्राप्त।
ये दोनों वीर गति को। अब साथियों जेता और कुंपा और ये 5000 सैनिक वीरता के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी की विजय होती है। इस युद्ध के अंदर शेरशाह सूरी की विजय। शेरशाह सूरी विजय। अब साथियों जो गिरी सुमेल का युद्ध है उसमें शेरशाह सूरी की विजय हो गई। अब शेरशाह सूरी है वो यहाँ इस गिरी सुमेल के मैदान में क्या करेगा, उसे जोधपुर पर अधिकार करना था। तो अब साथियों इस बात का पता जब राव मालदेव को चलता है कि उसने जेता और कुंपा पे अविश्वास किया था, उन्होंने मेरे साथ विश्वासघात नहीं किया, वो 5000 सैनिकों के साथ वीरगति को प्राप्त हो गए लड़ते हुए वीरता के साथ। और एक बार तो इस जेता और कुंपा ने इन 5000 सैनिकों के साथ ऐसे ये वीरता से लड़ते हैं कि एक बार तो शेरशाह सूरी के जो कदम है वो पीछे हटा दिए थे, शेरशाह सूरी को पीछे खिसका दिया था। ये हारता हारता बचा था शेरशाह सूरी, क्योंकि इसकी जो 80,000 सैनिकों की सेना थी, इन 5000 सैनिकों ने उस सेना को ऐसे मार काट मचाना स्टार्ट किया कि उन सैनिकों को 80,000 से 27,000 पे लाके खड़ा कर दिया था। और ये डाकी 5000 के 5000 पूरे खड़े थे। लेकिन शेरशाह सूरी उस समय जलाल खान जलवानी एक विशाल सेना लेकर पहुंच जाता है, इसलिए शेरशाह सूरी हारता हारता बचता है और ये दोनों वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, जेता और कुंपा। तो मालदेव ने सोचा अगर मैं नहीं आता तो गिरी सुमेल के युद्ध में हमारी जो जीत है वो डेफिनेट निश्चित थी, हम ही जीतते। लेकिन उसने जो जेता और कुंपा पे अविश्वास करके गलत किया। अब शेरशाह सूरी है वो गिरी सुमेल के युद्ध में विजय होने के बाद जोधपुर पर अधिकार कर लेता है और राव मालदेव जोधपुर से भागकर सिवाना चला जाता है। यह इधर शेरशाह सूरी क्या करता है, ये जोधपुर पर अधिकार करता है और इधर जो मालदेव है वो सिवाना चला गया। सिवाना चला गया। मालदेव क्या करता है, जोधपुर छोड़कर सिवाना चला जाता है और इधर शेरशाह सूरी जोधपुर पर अधिकार कर लेता है। जोधपुर पर अधिकार। अब साथियों जोधपुर पर अधिकार करके शेरशाह सूरी जोधपुर का प्रशासक नियुक्त कर देता है और शेरशाह सूरी ने प्रशासक नियुक्त किया खवास खां को। शेरशाह सूरी गिरी सुमेल के युद्ध में विजय के बाद जोधपुर पर अधिकार कर लेते हैं और जोधपुर पर अधिकार करके जोधपुर का प्रशासक खवास खां को नियुक्त कर देते हैं कि खवास खां तू यहां शासन कर, जब तक शेरशाह सूरी जिंदा है तुझे कोई कुछ नहीं करने वाला। और जो मालदेव है वो जोधपुर छोड़कर सिवाना चला जाता है। मैंने आपको बताया था सिवाना को मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली कहा जाता था, क्योंकि मारवाड़ के राठौड़ों पे जब भी कोई विपदा आती थी, इनको प्रॉब्लम होती, तो ये भागकर यहाँ सिवाना चले जाया करते थे और यहाँ शरण ले लिया करते थे। अब शेरशाह सूरी है उसने जोधपुर पर अधिकार कर लिया, जोधपुर का प्रशासक खवास खां को नियुक्त कर दिया और शेरशाह सूरी ने जोधपुर में लूटपाट मचाई। तो इसने जहां भी लूटपाट मचाई इसे धन दौलत की जगह सिर्फ बाजरा मिला। जहां भी ये गया इसने घरों के अंदर जहां भी लूटपाट की वहां सिर्फ इसे बाजरा ही मिलता है, कहीं 1 बोरी कहीं 2 बोरी, क्योंकि मारवाड़ में तो बाजरा ही हुआ करता था। तो इसे क्या मिला, बाजरा। तो साथियों शेरशाह सूरी ने लूटपाट मचाई तो यह बाजरा मिला। तो इसने एक कथन कहा था कि बाजरे के लिए मैं हारता हारता बन जाऊं, कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। और साथियों ये कथन इंपॉर्टेंट है, नोट पॉइंट लगा के लिख लेना इसको इनवर्टेड कोमा के अंदर बंद करके, कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, यह शेरशाह सूरी ने कहा था। तो साथियों यहां बात की हमने गिरी सुमेल के युद्ध की। तो जो गिरी सुमेल का युद्ध है वो 5 जनवरी 1544 ईस्वी को होता है। पहले आप इस युद्ध को उतार लेना, उसके बाद पॉइंट बना के लिख लेना कि गिरी सुमेल का युद्ध 5 जनवरी 1544 ईस्वी को हुआ। गिरी सुमेल का मैदान जेतारण तहसील पाली के अंदर है।
गिरी सुमेल का युद्ध राव मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य होता है। गिरी सुमेल के युद्ध में राव मालदेव के साथ उसके सेनापति जेता और कुंपा और शेरशाह सूरी के साथ जलाल खान जलवानी, कल्याणमल बीकानेर का, वीरमदेव मेड़ता का। और गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी की विजय होती है और जो जेता और कुंप है वो 5000 सैनिकों के साथ वीरता से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और जो राव मालदेव है वो जेता और कुंपा पे अविश्वास करके गिरी सुमेल के युद्ध से एक दिन पहले जोधपुर लौट जाता है अपनी सेना के साथ। और साथियों, शेरशाह सूरी है वो बाबरा नामक स्थान पाली के अंदर जो गिरी सुमेल का युद्ध है इसकी योजना बनाता है। ये भी नोट पॉइंट लगा के लिख लेना। उसके बाद शेरशाह सूरी गिरी सुमेल में के युद्ध में विजय होने के बाद जोधपुर पर अधिकार कर लेता है और जोधपुर पर अधिकार करके जोधपुर का प्रशासक नियुक्त कर देता है ख्वास खां को। मालदेव को इस बात का पता चलता है कि शेरशाह सूरी जोधपुर पर अधिकार करने के लिए आ रहा है, तो मालदेव है वो जोधपुर छोड़कर सिवाना चला जाता है। अब साथियों, शेरशाह सूरी है वो गिरी सुमेल के युद्ध में विजय होने के बाद इसने जोधपुर में लूटपाट मचाई तो इसे बाजरा मिला। तो शेरशाह सूरी ने एक कथन कहा था कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। इसको इनवाइटेड कोमा लगा के लिख लेना, नोट पॉइंट लगा के। और साथ में यह भी लिख लेना कि सिवाना को, नोट पॉइंट लगा के लिखना कि सिवाना को मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली कहा जाता है। तो साथियों, यहां बात की हमने गिरी सुमेल के युद्ध की। अब बात करते हैं कि गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी विजय होने के बाद जोधपुर पर अधिकार कर लेता है, जोधपुर का प्रशासक नियुक्त कर देता है ख्वास खां को। उसके बाद क्या होता है तो साथियों एक बार यहां तक क्लियर करो, फिर बात करते हैं आगे। अब साथियों बात करें कि गिरी सुमेल के युद्ध में विजय होने के बाद शेरशाह सूरी ने, अब शेरशाह सूरी है वो गिरी सुमेल के युद्ध में विजय हो गया, इसने जोधपुर पर अधिकार कर लिया, जोधपुर का प्रशासक नियुक्त कर दिया ख्वास खां को। अब ये जोधपुर के अंदर क्या करेगा, ये तो दिल्ली का सुल्तान था तो दिल्ली तो वापस जाएगा ही। तो साथियों जो शेरशाह सूरी है वो गिरी सुमेल के युद्ध में विजय के बाद गिरी सुमेल सुमेल के युद्ध में विजय के बाद शेरशाह सूरी अब साथियों शेरशाह सूरी वो गिरी सुमेल में विजय होने के बाद दिल्ली की ओर जाता है तो बीच में एक साम्राज्य, एक क्षेत्र आया करता था, रियासत कालिंजर, जो एमपी के अंदर थी। कौन सी थी? कालिंजर। और ये कालिंजर ये एमपी में थी और कालिंजर का शासक था कीरत सिंह। अब साथियों जो ये कीरत सिंह है इसका और शेरशाह सूरी का जो मामला है वो भी गड़बड़ था दोनों का। तो शेरशाह सूरी ने सोचा कि बीच में जो साम्राज्य है, जो क्षेत्र आ रहा है वो कालिंजर है और कालिंजर का शासक कीरत सिंह, तो क्यों ना दिल्ली चलने से पहले एक बार कालिंजर चला जाए और कालिंजर पे आक्रमण किया जाए इस कीरत सिंह पे। तो साथियों शेरशाह सूरी है वो 1545 ईस्वी के अंदर इस कालिंजर पर आक्रमण करता है गिरी सुमेल में विजय होने के बाद। आक्रमण 1545 ईस्वी में। अब साथियों कीरत सिंह को जब इस बात का पता चलता है कि जो शेरशाह सूरी है वो गिरी सुमेल के युद्ध में विजय हो गया है, अब वो दिल्ली जा रहा है और बीच में कालिंजर आ रहा है तो वो कालिंजर पर आक्रमण करेगा, तो कीरत सिंह ने दुर्ग की जो दीवारें थी उनको ऊपर उठाना स्टार्ट कर दिया, उनको और ऊपर उठा दिया और जो दुर्ग है उसके दरवाजे बंद कर लिए। अब शेरशाह सूरी है वो इस कालिंजर दुर्ग की घेराबंदी कर लेता है और घेराबंदी कर कर इस कीरत सिंह को कहता है कि दरवाजे खोल वरना आज तो दीवारें टूटेगी। लेकिन जो कीरत सिंह है वो दुर्ग के दरवाजे नहीं खोलता है। फिर से इसने कहा, घोषणा करवाई कि दुर्ग के दरवाजे खोल दे वरना हम दीवार तोड़कर अंदर आएंगे।
लेकिन जो कीरसी है उसने दरवाजे नहीं खोले, तो जो शेरशाह सूरी है उसने अपना टैंक मंगवाया और टैंक के ऊपर खुद बैठ गया और खुद बैठकर वह मूवी में फिल्मों में देखते हैं जो बम आते हैं उनको मुंह से काट कर फेंकते हैं, तो शेरशाह सूरी उन बमों को मुंह से काट कर अंदर फेंक रहा, वापस काट रहा, वापस दुर्ग के अंदर फेंक रहा। इतने में ही साथियों एक बम को शेरशाह सूरी ने मुंह से काटा और वो वहीं गिर गया और उस टैंक के अंदर बारूद का ढेर था, तो शेरशाह सूरी भी है उस बम के साथ ही ब्लास्ट हो गया और शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। तो साथियों शेरशाह सूरी कालिंजर अभियान में मारा गया। शेरशाह सूरी कालिंजर अभियान में मारा गया। कालिंजर अभियान में मारा गया। कुछ इतिहासकार बताते हैं साथियों उक्का नामक तोप से, उक्का तोप से। तो साथियों जो शेरशाह सूरी है इस कालिंजर अभियान के अंदर शेरशाह सूरी मारा जाता है और कुछ इतिहासकार बताते हैं कि शेरशाह की जो मृत्यु है वो उक्का नामक तोप से हुई थी। अब साथियों 1545 ईस्वी में कालिंजर अभियान में शेरशाह सूरी के मारे जाने के बाद उधर खवास खां को पता चलता है, क्योंकि शेरशाह सूरी ने जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था खवास खां को, तो खवास खां को पता चला कि शेरशाह सूरी कालिंजर अभियान में मारा गया। तो जो खवास का है उसने अपने जोड़े जमेले पैक किए और जोधपुर से सीधा निकलकर भाग जाता है। और जो राम मालदेव है वो पुनः 1545 ईस्वी में पुनः जोधपुर पर अधिकार कर लेता है। तो साथियों हमने बात की कि गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी ने विजय होने के बाद क्या किया, तो शेरशाह सूरी ने गिरी सुमेल के युद्ध में विजय होने के बाद जब ये दिल्ली जाता है तो बीच में जो साम्राज्य जो रियासत आती थी कालिंजर जो एमपी के अंदर है, तो ये कालिंजर पर आक्रमण करता है। कालिंजर का शासक कीरतसिंह था और जो ये शेरशाह सूरी है ये कालिंजर अभियान में मारा जाता है। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि ये उक्का नामक तोप से मारा गया। तो साथियों एक बार यहां तक क्लियर करो, फिर बात करते हैं आगे। तो साथियों बात करते हैं रूठी रानी उम्मादे की जो राम मालदेव की रानी थी। रूठी रानी उम्मादे, तो साथियों जो रूठी रानी उम्मादे है वो राम मालदेव की रानी थी। और रूठी रानी उम्मादे की बात की जाए तो साथियों हम उम्मादे की बात करते हैं क्योंकि ये तो रूठ कर चली गई थी, फिर इसे रूठी रानी उम्मादे कहा गया, लेकिन अभी तो ये उम्मादे है। तो साथियों उम्मादे की बात करें तो ये जैसलमेर के शासक उम्मादे वो जैसलमेर के शासक लूणकरण की पुत्री थी। लूणकरण की पुत्री थी और साथ ही जो उम्मादे उसका विवाह राम मालदेव के साथ हुआ। उम्मादे वेड्स राव मालदेव। राम मालदेव और साथियों उम्मादे का और जो मालदेव का विवाह है वो 1536 ईस्वी में हुआ। 1536 ईस्वी में। तो साथियों बात करें रूठी रानी उम्मादे की तो उम्मादे वो जैसलमेर के शासक लूणकरण की पुत्री थी और उम्मादे का विवाह राम मालदेव के साथ होता है 1536 ईस्वी में। अब साथियों मैंने आपको बताया था कि राम मालदेव है वो छोटे छोटे जो साम्राज्य थे क्षेत्र थे उन पर आक्रमण करके उन पर अधिकार कर रहा था, अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। तो उसी समय जो राम मालदेव है उसने जैसलमेर पर आक्रमण करने की भी योजना बनाई,
तो जैसलमेर के अंदर लूणकरण का शासन था, जैसलमेर का शासक लूणकरण था। तो लूणकरण के सैनिक सामंत सरदार वगैरह कहते हैं कि जो मालदेव है वो 9 कुंटी मारवाड़ का शासक है, उसका मुकाबला करना, सामना करना हमारे बस की बात नहीं है। तो हमारे तो हाथ जोड़ के उसकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, वो जो भी टैक्स वगैरह लेगा वो दे देते हैं। तो लूणकरण है वो अपने सामंत और सरदारों की बात मानकर इस राव मालदेव की अधीनता स्वीकार कर लेता है और इसे टैक्स वगैरह देने के लिए राजी हो जाता है। तो मालदेव ने जैसलमेर पर आक्रमण करने की योजना बनाई। तो ये जब आक्रमण करता है जैसलमेर पर आक्रमण, तो ये लूणकरण अधीनता स्वीकार कर लेते हैं और अधीनता स्वीकार करके इसको टैक्स वगैरह देने के लिए मान जाता है। तो इसने जो लूणकरण है इसने मालदेव को टैक्स दिया 1,51,000 रुपए, 1,51,000। अब साथियों आपको पता है जो धन संपत्ति वगैरह वो कितने एक दिन चलेगी, फिर से जो धन संपत्ति वगैरह खत्म हुई और राव मालदेव ने तो पुनः जैसलमेर पर आक्रमण करने का जो योजना बना ली। तो लूणकरण को फिर से कहा, लूणकरण ने अधीनता स्वीकार की, युद्ध वगैरह करने के लिए मना किया। तो जो मालदेव है उसने लूणकरण को फिर से कहा कि लाओ वापस 1,51,000 रुपए। तो फिर से पुनः आक्रमण करने की योजना बनाकर फिर से 1,51,000 ले लिए। अब साथियों जो पैसे हैं वो वापस खत्म हुए, वापस खत्म होते ही राव मालदेव के पास तो वही काम, इसने वापस जैसलमेर पर आक्रमण करने के लिए बोल दिया। तो जो लूणकरण है वो वापस इसको मनाता है। तो मालदेव ने कहा कि फिर से लाओ 1,51,000 रुपए, इसने वापस 1,51,000 ले लिए। ऐसे करके साथियों इसने टोटल 4,53 तो ले लिए इससे लूणकरण से। अब साथियों जो लूणकरण है वो इस राव मालदेव से परेशान हो जाता है और परेशान होकर अपने सामंत सरदारों को कहता है कि अब की बार जब राव मालदेव वो जैसलमेर पर आक्रमण करने के लिए आएगा तो मैं उसकी अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा, उसको टैक्स वगैरह नहीं दूंगा। ऐसे कितने रुपए देंगे उसको, 4,53 तो दे चुके हैं। अब की बार जब वो आएगा तो हम उसके साथ युद्ध ही करेंगे, देखा जाएगा जो भी होगा। और क्या होगा, केसरिया हो जाएंगे, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। और अगर हम मालदेव से जीत गए तो जोधपुर पर हमारा अधिकार होगा, हम पहले हार क्यों माने। लेकिन जो सामंत सरदार वगैरह वो लूणकरण को समझाते हैं कि जो वो मालदेव है वो 9 कुंटी मारवाड़ का शासक है, उसके सामने हम नहीं टिकने वाले। आप एक काम करो, आपकी पुत्री है उमादे का विवाह मालदेव के साथ कर दीजिए। तो लूणकरण ने कहा कि मालदेव है वो मेरी पुत्री से शादी क्यों करेगा। तो सामंत वगैरह उन्होंने कहा कि जो आपकी पुत्री है वो राजकुमारी है और वो राजकुमार है, 9 कुंटी मारवाड़ का शासक है, क्यों ना करेगा, शादी तो कर लेगा। तो लूणकरण है वो इस उमादे का नारेड़ इस मालदेव के पास भेजता है। अब जब मालदेव है वो उमादे का नारियल देखता है तो उसने कहा कि मैं ऐसे शादी कैसे कर लूं, मुझे कोई फोटो वगैरह तो दिखाओ। तो इस उमादे की 2-3 सेल्फी मालदेव को व्हाट्सएप की गई। मालदेव ने खुद ने देखा कि अच्छा ये है, अपने दोस्तों को दिखाया, दोस्तों ने कह दिया डन, भाभी ठीक है। तो साथियों जो मालदेव है उसका विवाह इस उमादे के साथ होता है। अब जब उमादे के साथ विवाह होता है तो इसकी जो बारात जाती है मालदेव की, वो इतनी तकड़ी जबरदस्त बारात जाती है कि हाथी, घोड़े, ऊंट, गधे, मगरमच्छ, कुत्ते, बिल्ली सब जाते हैं बारात के अंदर। आप सोचो अगर कोई मंत्री हो और वो कंवारा हो, उसकी शादी होगी तो कितने लोग आएंगे, कितनी गाड़ियां आएंगी। तो अब जो मालदेव है उसकी इतनी तगड़ी बारात गई थी कि हाथी, घोड़े, कुत्ती, बिल्ले, गधे वधे सब गए थे उस बारात के अंदर। अब जैसलमेर की गलियों में एक ही बात गूंज रही थी कि उमादे की क्या बारात आई है, कितनी तगड़ी बारात आई है, उमादे की क्या बारात आई है। तो जब ये बात उमादे के पास पहुंचती है कि उमादे की क्या बारात आई है, जैसलमेर के लोग थे वो मालदेव की इस उमादे की बारात देखने के लिए छतों पर खड़े होकर इसकी बारात को देख रहे थे। जैसलमेर की गलियों में एक ही आवाज थी कि उमादे की क्या बारात आई है। तो उमादे ने सोचा क्यों ना मैं भी बारात देख ही लेती हूँ दुर्ग की छत के ऊपर जाके। तो जो उमादे है वो ये बारात देखने के लिए दुर्ग की छत पर जाती है। तो बीच में कमरा था और कमरे के अंदर उमादे का पिता लूणकरण और उसकी माँ बात कर रहे थे कि आज फेरों के अंदर जब मालदेव है वो फेरों में बैठेगा तो मैं उसकी गर्दन काट दूंगा, उसकी हत्या कर दूंगा। अब ये बात है वो उमादे सुन लेती है। तो उमादे ने सोचा कि मालदेव मेरा पति है, क्योंकि सगाई कोई आधी शादी माना जाता है, मेरी सगाई होगी तो मालदेव वो मेरा पति हुआ, तो मुझे मेरे पति के प्राणों की रक्षा करनी चाहिए।
तो उमादेय वो अपनी किसी सहेली के साथ मालदेव के पास ये सूचना भिजवा देती है कि मेरा पिता है वो फेरों के अंदर आपको मारना चाहता है, तो आप ध्यान रखना। अब उसकी सहेली आकर मालदेव को कहती है, तो मालदेव ने सोचा अच्छा ये बात है, मेरा कितना ध्यान रख रही है, शादी से पहले इतनी केयर कर रही है मेरी। तो मालदेव उसने अपने सैनिकों को ऑर्डर दिया कि जो लूणकरण है वो फेरों के अंदर नहीं आना चाहिए, कन्यादान कोई और कर देगा। तो लूणकरण को फेरों के अंदर नहीं आने दिया गया और मालदेव है वो इससे शादी करके उमादे से गाजे बाजे के साथ बारात है वो वापस जोधपुर आ जाती है। यहाँ बारात आ गई जोधपुर। जोधपुर आ जाती है और साथियों जो रानी उमादे थी इसके साथ एक दासी आई थी। पहले दासी वगैरह वो साथ में दी जाती थी कि नहीं नहीं ससुराल में जाएगी तो इसका मन नहीं लगेगा, साथ में ये होगी तो मन भी लगेगा और इसको काम भी नहीं करना होगा, साथ काम करने में भी हाथ बंटवा देगी। तो साथियों जो उमादे है उसकी एक सहेली भी थी वो और उसकी दासी भी थी, क्योंकि वो जो दासी है वो इस उमादे के साथ ही पली बड़ी थी, खेली थी। तो साथियों इस उमादे के साथ एक महिला आई थी, इसे हम दासी भी कह सकते हैं, इसके साथ महिला या दासी भारमली। तो साथियों भारमली है वो उमादे के साथ जोधपुर आई। उमादे के साथ जोधपुर आई। अब साथियों जब बारात है वो जो मालदेव है वो उमादे से विवाह करके बारात एकदम गाजे बाजे के साथ जोधपुर लौट जाती है। जोधपुर आते ही राम मालदेव के दोस्तों ने राम मालदेव से पार्टी मांगी, तो मालदेव है वो पार्टी के अंदर बैठ गया आते ही, क्योंकि दोस्त तो कमीने होते हैं, अगर हम सॉक्स भी लेके आ जाएं तो उन्हें तो पार्टी चाहिए होती है, बस पार्टी का कोई बहाना चाहिए, पार्टी चाहिए उन्हें। तो राम मालदेव है वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी के अंदर बैठ जाता है और पार्टी के अंदर बैठकर ये ड्रिंक वगैरह करते हैं, शराब पीते हैं। और शराब पी के जो मालदेव है वो रात को 11 बजे अपने कमरे के अंदर जाता है। ये राम मालदेव क्या करता है, यहाँ पार्टी से उठ के शराब के नशे में था और अपने कमरे में जाता है 11 बजे के समथिंग। तो जो मालदेव है उसने पार्टी के अंदर शराब वगैरह पी अपने दोस्तों के साथ और फिर उठकर 11 बजे अपने कमरे में गया और कमरे में जाकर अपने नौकर को बोलता है कि जाके रानी सा को कहो कि राजा है वो आपका कमरे में इंतजार कर रहे हैं। और इधर जो रानी उमादे है उसने भी अपने इस दासी भारमली को कहा कि आप जाके राजा सा को कह दो कि रानी सा अभी तैयार हो रही है, उन्हें आने में कुछ समय लगेगा। तो साथियों इधर जो मालदेव है वो तो नशे में धुत था, उसे कुछ नहीं पता था कि कौन है, कौन उमादे है, कौन भारमली है, लेकिन उसने अपने नौकर को कहा था कि रानी सा को कहो कि वो कमरे में आए, राजा है वो इंतजार कर रहा है आपका। और इधर इस उमादे ने इस भारमली को भेज दिया कि आप जाके राजा को कहो कि रानी सा तैयार हो रही है, उन्हें आने में थोड़ा वक्त लगेगा, समय लगेगा। अब भारमली जब कमरे में आती है, ये भारमली क्या करती है, कमरे में आई, भारमली इस कमरे में आई तो जो मालदेव है वो शराब के नशे में था, उसे कुछ नहीं पता था कि कौन भारमली है और कौन जो उमादे है। तो इसने मालदेव ने इस भारमली का हाथ पकड़ लिया और पूरी रात काली की इसके साथ। अब भारमली है वो भागकर इस उमादे के पास गई और जाके कहा कि आपका पति है उसका चरित्र ठीक नहीं है, करेक्टर का खराब है, वो करेक्टर का ढीला आदमी है। तो उमादे इस बात से रूठकर अपनी शादी की पहली रात ही, पहले दिन ही इससे रूठकर तारागढ़ दुर्ग अजमेर में चली जाती है। ये उमादे ने क्या किया, रूठकर तारागढ़ अजमेर चली गई। जबकि साथियों इसके अंदर जो मालदेव है उसकी कोई गलती नहीं थी, उसने तो शराब पी रखी थी, वो नशे में था, तो उसे पता नहीं चला कि ये भारमली है या उमादे है। उसने तो उमादे समझकर ही भारमली का हाथ पकड़ लिया था। और इस बात का पता जब उमादे को चला तो उमादे अपनी शादी की पहली रात थी यहाँ जोधपुर से और रूठकर तारागढ़ दुर्ग अजमेर के अंदर चली जाती है। अब मालदेव है उसने इस रानी जो उमादे है उसको मनाया, ये तारागढ़ दुर्ग में चली गई थी उसके बाद, कि मुझे पता नहीं था
कि क्या हो रहा है, मैं तो शराब के नशे में था, जो मैंने तो भारमली को आप समझकर, उमादे को समझकर ही हाथ पकड़ लिया था। तो इसने, जो मालदेव ने उमादे को मनाया, लेकिन उमादे नहीं मानी और ये यहाँ तारागढ़ दुर्ग अजमेर में थी। अब साथियों, जब गिरी सुमेल का युद्ध होता है, उस समय मालदेव ने सोचा कि जो शेरशाह सूरी है उसकी शरण में कल्याणमल बीकानेर वाला और वीरमदेव मेड़ता वाला है, अगर उन दोनों ने यह बता दिया कि जो मालदेव है उसकी रानी उमादेव उठकर तारागढ़ दुर्ग अजमेर में, और शेरशाह सूरी ने जोधपुर आक्रमण करने से पहले तारागढ़ दुर्ग अजमेर में आक्रमण कर दिया और जो रानी है उमादेव उसके साथ कोई गलत व्यवहार किया, तो उसमें जोधपुर की इज्जत चली जाएगी, जोधपुर की इज्जत मिट्टी में मिलेगी कि मालदेव की रानी के साथ शेरशाह सूरी एक मुस्लिम शासक ने गलत किया। तो साथियों, जो मालदेव है वो इस रानी उमादेव को मनाने के लिए अपना दरबारी भेजता है, जो इसका दरबारी कवि था। तो साथियों, दरबारी विद्वान था मालदेव का, इसको भेजा दरबारी विद्वान को, और दरबारी विद्वान था ईसरदास। तो साथियों, जो मालदेव है वो इस ईसरदास को भेजता है इस रानी उमादेव को मनाने के लिए तारागढ़ अजमेर में, और जाके वो कहता है ईसरदास की रानी साहब 8-9 साल हो चुकी है, आप मालदेव से नहीं मिली। मालदेव को भी इस बात का बहुत पछतावा है, जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी इसमें, उन्होंने शराब के नशे में भारमली कोई आप समझ लिया और उसका हाथ पकड़ लिया था। आज इस बात का पछतावा उन्हें भी है, वो पूरी रियासत के सामने आपसे माफी मांगने के लिए तैयार है, हाथ जोड़कर आप उन्हें माफ कर दीजिए और वापस जोधपुर चलिए। तो साथियों, इस ईसरदास के समझाने पर उमादेव वो मान गई थी और मानकर जोधपुर वापस आने के लिए तैयार हो गई थी। लेकिन इधर जो मालदेव की और रानियां थी, उन्होंने सोचा अगर उमादेव जोधपुर आ गई तो उनका महत्व कम हो जाएगा, उनकी दुकानें बंद हो जाएगी, क्योंकि वो नई रानी होगी तो मालदेव वो मुख्य रानी उससे ही बनाएगा। तो जो और रानियां थी मालदेव की, उन्होंने भी एक दरबारी को भेजा था, आसानंद बारठ को, और वो दरबारी कौन था? आसानंद बारठ। जो रानियां थी वो इस आसानंद बारठ को भेजती है कि आप जाओ और किसी भी हाल में उमादे है वो जोधपुर नहीं आनी चाहिए। तो ये आसानंद बारठ जाता है, और जो ये उमादे वो इस दरबारी ईसरदास के साथ आधे रास्ते आ चुकी थी जोधपुर आने के लिए मानकर। तो आसानंद आकर इसको कहते हैं उमादे को कि उमादे रानी साहब, आपने मालदेव है राजा, उससे 8-9 साल तक नाराज रहे, और अब नाराज रहने के बाद 8-9 साल के बाद आप वापस जोधपुर जा रहे हो मालदेव के पास। लेकिन आप जोधपुर तो चले जाओगे, आपको अपना पति तो मिल जाएगा, लेकिन आपको आपकी इज्जत नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको एक ही चीज मिल सकती है, या तो अपना स्वाभिमान, आपकी इज्जत रख लो, या फिर अपने पति को रख लो। अगर आप जोधपुर जाओगी तो आपको पति मिलेगा, इज्जत नहीं मिलेगी, और अगर आप जोधपुर नहीं जाओगी तो आपको अपना स्वाभिमान, इज्जत मिलेगी और पति नहीं मिलेगा। तो साथियों, इसके आसानंद की कहने पर जो ये उमादे, इसके विचार वापस बदल जाते हैं और ये यहाँ बीच रास्ते गुंदोज पाली चली जाती है, और इसने ये जो रानियां थी मालदेव की ओर, इनके पुत्र राम को गोद ले लिया, दत्तक पुत्र राम को। तो ये क्या करती है, बीच रास्ते से गुंदोज पाली चली जाती है। गुंदोज पाली चली गई और राम को गोद ले लिया। और राम कौन था? दत्तक पुत्र। दत्तक पुत्र, साथियों जिसे गोद लेते हैं उसे दत्तक पुत्र कहा जाता है। तो जो ये राम है ये अन्य रानियों का पुत्र था मालदेव के का। तो ये जो उमादेव ये क्या करती है, ईसरदास के समझाने पर राजी होकर जोधपुर आने के लिए तैयार हो जाती है, जोधपुर आती है। लेकिन जो और रानियां थी उन्होंने दरबारी आसानंद बारठ को भेजा था, और आसानंद बारठ के वो इसको कहने पर उमादेव को इसके विचार बदल जाते हैं और ये वापस गुंदोज पाली चली जाती है और अपने दत्तक पुत्र राम के साथ गुंदोज पाली के अंदर रहने लग जाती है। अब साथियों, इधर जो भारमली है वो एक दिन दुर्ग है, जो मेहरानगढ़ दुर्ग था जोधपुर का, उसकी छत पर खड़ी होकर जैसलमेर की ओर देख रही थी। और इतने में पीछे से मालदेव आ जाता है। तो इसने कहा कि भारमली क्या देख रही हो जैसलमेर की ओर, जैसलमेर की याद आ रही है क्या? तो भारमली ने कहा कि हाँ, याद तो आएगी, क्योंकि वहां मैं बचपन से पली बड़ी हूँ, खेली हूँ, अपनी बहनों के साथ रही, लेकिन मुझे जैसलमेर की याद भी आ रही है और मैं जैसलमेर जाने लायक भी नहीं रही,
अगर मैं जैसलमेर जाऊंगी तो मेरे ऊपर अंगुलियां उठाई जाएगी कि मैंने मेरी बहन का घर बर्बाद कर दिया और अब वापस लौट के आ गई। तो जो मालदेव है उसने कहा कि कोई बात नहीं भारमली, तू टेंशन ना ले, मैं तुझे जैसलमेर भी भेजूंगा और कोई तेरे ऊपर अंगुली भी नहीं उठाएगा। जो मालदेव के सामंत सरदार वगैरह थे उन्होंने समझाया कि एक दासी के लिए इतना नहीं करते, लेकिन जो मालदेव है वो नहीं माना और उसने भारमली को जैसलमेर भेज दिया और घोषणा करवा दी कि जैसलमेर में किसी ने भी भारमली पे अंगुली उठाई या किसी ने भी भारमली को कुछ कहा तो मैं जैसलमेर पे आक्रमण कर दूंगा। अब साथियों जो भारमली है वो जैसलमेर चली जाती है और भारमली इतनी सुंदर थी कि जैसलमेर जाने के बाद इस उमादे का, जो ये रूठी रानी उमादे, इसका भाई था वीरमदेव। उमादे का कौन था? भाई। उमादे का भाई था, भाई का नाम था वीरमदेव। और ये वीरमदेव है या क्या करता है, इस भारमली के पीछे घूमने लग जाता है, इसके प्रेम में पागल हो जाता है। जो वीरमदेव है वो भारमली से प्रेम करने लग जाता है, भारमली के पीछे पीछे ही रहता। तो अब वीरमदेव है उसके भी 3 रानियां थी। अब उन तीनों रानियों को टेंशन हो गई कि जो वीरमदेव है वो इस भारमली के पीछे घूम रहा है, इसके प्यार में पागल है, कहीं वीरमदेव इसकी ओर चला गया तो हमारा क्या होगा। पहले तो इस भारमली ने अपनी बहन का घर बर्बाद कर दिया, उस मालदेव को अपने पीछे पीछे घुमाया और अब यहाँ जैसलमेर आ गई तो इस वीरमदेव को अपने पीछे पीछे घुमा रही है। वीरमदेव अगर इसका हो गया तो हमारा क्या होगा। तो भारमली है इसने क्या, जो ये रानियां थी वीरमदेव की, तीनों रानियां, इन्होंने क्या किया, जो बीच वाली रानी थी उसका भाई था बागा कोठड़िया, क्योंकि ये कोठड़ा की थी तो जो बीच वाली रानी का भाई था बागा कोठड़िया, और जो बीच वाली रानी है वो अपने भाई बागा कोठड़िया को बुलाती है। किसको बुलाया? बागा कोठड़िया को। बागा कोठड़िया। जो बीच वाली रानी है वो कोठड़ा की थी तो उसका भाई था बागा कोठड़िया, और वो रानी बागा कोठड़िया को जैसलमेर बुलाती है और इस अपने भाई बागा कोठड़िया को जैसलमेर बुलाकर पूरी बात बताती है कि भैया बात ऐसी है कि जो वीरमदेव है वो इस भारमली के प्यार में पागल हो रखा है। इस भारमली ने पहले तो अपनी बहन का घर बर्बाद कर दिया, उस मालदेव को अपने पीछे पीछे घुमाया और अब वीरमदेव को पीछे पीछे घुमा रही है। मामला वो अभी बॉर्डर पे है, जो वीरमदेव है वो उधर भी जा सकता है और हम उसको इधर भी रख सकते हैं। तो ये सारी बात बागा कोठड़िया को बताती है कि ये ऐसे कर रही है, वीरमदेव को अपने पीछे घुमा रही है, अगर वीरमदेव इसका हो गया तो फिर हमारा क्या होगा। तो बागा कोठड़िया और वो तीनों रानियां मिलकर प्लान बनाते हैं। उन्होंने साजिश की कि कल सुबह जब मैं जाऊंगा, इस बागा कोठड़िया ने कहा, तो तुम तीनों नहाना मत, क्योंकि जब भाई है वो बहन के घर जाता है तो जब वो विदा होता है बहन के घर से तो बहन है वो नहा धोकर उस भाई को तिलक करती है। तो बागा कोठड़िया ने कहा कि तुम सुबह नहाना मत और मैं जाने की जल्दी करूंगा, तो तिलक करने के लिए आप तो नहाओगी नहीं तो नहीं कर सकती, तो इस भारमली को भेज देना तिलक करने के लिए, क्योंकि भारमली के क्या काम था, ये तो सुबह 5 बजे उठते ही नहा धोके तैयार हो जाया करती थी। तो भारमली को भेज देना तिलक करने के लिए, और भारमली जब तिलक करने के लिए आएगी तो मैं इसका हाथ पकड़कर इसको उठाकर अपने साथ ऊंट पर बिठा के कोठड़ा की ओर निकल जाऊंगा। तो साथियों वो तीनों रानियां और ये बागा कोठड़िया वैसा ही करते हैं। सुबह होती है, ये तीनों रानियां नहीं नहाती और जो बागा कोठड़िया है वो जाने की जल्दी करता है। तो इस भारमली को बागा कोठड़िया के तिलक करने के लिए भेज दिया जाता है। अब भारमली है वो बागा कोठड़िया के तिलक करने के लिए जाती है, तो बागा कोठड़िया ने वैसा ही किया, इस भारमली का हाथ पकड़ा, अपने साथ ऊंट पर बिठाया और कोठड़ा की ओर निकल गया। अब साथियों जो कहानी है उसमें ट्विस्ट तो अब है, अब आप सुनोगे तब। ऐसा कहा जाता है कि भारमली को जब बागा कोठड़िया अपहरण करके जैसलमेर से कोठड़ा ले जा रहा था तो बीच रास्ते में भारमली और बागा कोठड़िया को बेइंतहा मोहब्बत हो गई थी, बेइंतहा प्यार हो गया था। ऐसी गजब की बंदी थी साथियों भारमली है वो। पहले तो इस मालदेव को अपने पीछे पीछे रखा, इसको घुमाया, उसके बाद इस उमादे के भाई वीरमदेव को अपने पीछे पीछे घुमाया और बागा कोठड़िया से जैसलमेर से कोठड़ा पहुंचते पहुंचते दोनों के बीच बेइंतहा मोहब्बत हो गई थी, बेइंतहा प्यार हो गया था। ये जो आसानंद बारट है इसने तो भारमली और बागा के ऊपर भारमली और बागारा दुआ कविता भी लिख दी थी। ऐसी बंदी थी साथियों भारमली। कभी कभी तो इस भारमली को पढ़ाते हुए मैं भी इधर उधर हो जाता हूं, ऐसी बंदी थी ये। तो साथियों यहाँ बात की हमने रूठी रानी उमादे की, तो रूठी रानी उमादे
जैसलमेर के शासक लूणकरण की पुत्री थी और उसका विवाह राम मालदेव के साथ होता है 1536 ईस्वी में। और जो उमादेव का विवाह होता है तो उसके साथ एक महिला दासी आती है भारमली, और इधर जब बारात जोधपुर आ जाती है, मालदेव शादी करके उमादेव को जोधपुर ले आता है। फिर वो अपने कमरे में जाता है और शराब के नशे में होने के कारण उसे पता नहीं होता और वो भारमली का हाथ पकड़ लेता है। उसके बाद जो उमादेव वो रूठ कर तारागढ़ दुर्ग में अजमेर में चली जाती है। जब गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था उस समय मालदेव इस उमादेव को मनाने के लिए अपना दरबारी भेजता है ईश्वरदास। ईश्वरदास ने उमादेव को मना लिया था और लेके आ रहा था जोधपुर, लेकिन जो और रानियां थी मालदेव की, उन्होंने इस आसानंद बारठ को भेजा दूसरे दरबारी को कि किसी भी हाल में जो उमादेव है वो दुर्ग में यहाँ जोधपुर नहीं आनी चाहिए। अगर वो जोधपुर आ गई तो हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी, हमारा महत्व कम हो जाएगा। जो मालदेव है वो उसी को मुख्य रानी बनाएगा। तो इस आसानंद के भड़काने पे जो उमादेव वो बीच रास्ते से गुंदोज पाली चली जाती है और राम को, जो इन अन्य रानियों का पुत्र था, इसको गोद ले लेती है और अपने दत्तक पुत्र राम के साथ ये गुंदोज पाली के अंदर रहने लग जाती है। और साथियों फिर जो भारमली का मैंने आपको बताया था, ये बागा कोठड़िया अपहरण करके इसको कोठड़ा लेके जाता है जैसलमेर से। तो बीच रास्ते में इन दोनों के बीच बेइंतहा मोहब्बत हो जाती है, बेइंतहा प्यार। और ये जो आसानंद है इसने भारमली और बागा कोठड़िया पे भारमली और बागारा दुआ कविता भी लिख दी थी साथियों। ऐसे इनकी जो मोहब्बत है वो मशहूर हुई थी, इनके बीच इतना बेइंतहा प्यार हो गया था। तो साथियों यहाँ बात की हमने रूठी रानी उमादेव की, तो एक बार आप यहाँ तक क्लियर करो, फिर बात करते हैं रूठी रानी महल की। तो साथियों एक बार आप यहाँ तक क्लियर करो। तो साथियों अब बात करते हैं रूठी रानी महल की, कि जो रूठी रानी के महल है वो कहां कहां स्थित है। तो साथियों बात की जाए रूठी रानी महल की, रूठी रानी महल। तो साथियों बात करें अगर रूठी रानी के महल कहां कहां स्थित है, तो पहला तो मैंने आपको बताया था तारागढ़ अजमेर के अंदर। तारागढ़ अजमेर में। दूसरा मांडलगढ़, यह भीलवाड़ा में। तीसरा साथियों जयसमंद झील। जयसमंद झील उदयपुर में, यह है उदयपुर में। और साथियों अगर रूठी रानी कविता की बात करें तो रूठी रानी कविता कन्हैया लाल सेठिया ने लिखी है, यह भी इंपॉर्टेंट है। रूठी रानी कविता रूठी रानी कविता वो कन्हैया लाल। कन्हैया लाल सेठिया। तो साथियों बात करें रूठी रानी महल की कि रूठी रानी महल कहां कहां स्थित है, तो रूठी रानी के महल तारागढ़ अजमेर के अंदर, मंडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर, जयसमंद झील उदयपुर के अंदर। और साथियों रूठी रानी कविता है वो कन्हैया लाल सेठिया द्वारा लिखी गई है। तो साथियों एक बार यहां तक क्लियर करो, फिर बात करते हैं राम मालदेव के निर्माण कार्य की। अब साथियों बात करें राम मालदेव के निर्माण कार्य की। मालदेव के निर्माण कार्य, तो साथियों मालदेव के जो निर्माण कार्य हैं
वो है मेड़ता दुर्ग का निर्माण करवाया मालदेव ने। सबसे पहले मिलता है मेड़ता दुर्ग का निर्माण। मेड़ता दुर्ग जिसे मालकोट के नाम से भी जाना जाता है, मालकोट। दूसरा साथियों रिया दुर्ग। फिर मिलता है साथियों पोखरण दुर्ग। पोखरण दुर्ग और साथियों सोजत दुर्ग। सोजत दुर्ग। बात की जाए साथियों मेड़ता दुर्ग जो मालकोट के नाम से भी जाना जाता है और रिया दुर्ग की, तो ये दोनों नागौर के अंदर है। कहां स्थित है? नागौर में। पोखरण दुर्ग है वो जैसलमेर। और साथियों जो सोजत दुर्ग है वो पाली के अंदर। तो साथियों बात करें मालदेव के निर्माण कार्य की, तो मालदेव का निर्माण कार्य वो मेड़ता दुर्ग जिसे मालकोट के नाम से भी जाना जाता है और रिया दुर्ग, ये दोनों नागौर के अंदर है। इन दोनों दुर्गों का निर्माण मालदेव द्वारा करवाया गया। फिर मालदेव ने पोखरण दुर्ग का निर्माण करवाया जो जैसलमेर के अंदर है। फिर सोजत दुर्ग का निर्माण करवाया जो पाली के अंदर है। और साथियों राव मालदेव के अगर दरबारी विद्वान की बात करें, किसके दरबारी विद्वान? दरबारी विद्वान। तो साथियों इसका पहला दरबारी विद्वान था आसानंद बारठ। आसानंद बारठ। और आसानंद बारठ की अगर रचनाओं की बात करें कि इसने क्या लिखा, तो इसकी रचना है, पहली रचना मिलती है उमादे। उमादे नटियाणियारा कवित। उमादे नटियाणीरा कवित। दूसरी मिलती है साथियों मैंने आपको बताया था बागा भार मिलेरा। बागा भार मलेरा दुआ। और साथियों फिर मिलती है गोगा जी की पेड़ी। गोगा जी की पेड़ी। और साथियों जो आसानंद है जो मालदेव का दरबारी विद्वान था, उसकी रचनाओं की बात करें तो उसकी रचना मिलती है उमादे नटियाणीरा कवित, बागा भारमलेरा दुआ, गोगा जी की पेड़ी। और साथियों दूसरा जो दरबारी विद्वान था मालदेव का वो था ईसरदास। ईसरदास। और ईसरदास की रचनाओं की बात करें तो ईसरदास की रचना है देवियान हरिदास। इसकी रचना है साथियों देवियान। फिर मिलती है हरिदास। और फिर मिलती है साथियों हाला झालारी कुंडलियां। हाला झालारी कुंडलियां। तो साथियों हमने बात की मालदेव के निर्माण कार्य की, तो मालदेव ने वो मेड़ता दुर्ग का निर्माण करवाया जो मालकोट भी कहा जाता है, जिसे मालकोट भी कहते हैं। और रिया दुर्ग का निर्माण करवाया जो मेड़ता दुर्ग है मालकोट है और रिया दुर्ग है ये दोनों नागौर के अंदर स्थित है। फिर इसने पोखरण दुर्ग का निर्माण करवाया जो जैसलमेर के अंदर है। सोजत दुर्ग का निर्माण करवाया जो पाली के अंदर है। ऐसा नहीं है साथियों कि इसके अलावा जो मालदेव उसने कोई निर्माण कार्य नहीं करवाए, मालदेव के और भी निर्माण कार्य है, लेकिन उनकी चर्चा हम आर्ट एंड कल्चर में स्थापत्य कला में कर लेते हैं, क्योंकि साथियों उन सब की चर्चा अगर हम यहाँ करेंगे तो जो मालदेव टॉपिक है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो उन सब
सब की चर्चा आर्ट एंड कल्चर में, स्थापत्य कला में की जाती है, लेकिन हम थोड़ी सी नॉर्मल चर्चा करें तो इसने मेड़ता दुर्ग का निर्माण करवाया, जो मालकोट कहा जाता है जिसे, और रिया दुर्ग का, ये दोनों नागौर के अंदर है। पोखरण दुर्ग जैसलमेर के अंदर है, सोजो दुर्ग पाली के अंदर है। ये इसने निर्माण करवाए थे इन दुर्गों के, इन गढ़ के। और साथियों बात करें मालदेव के दरबारी विद्वान की, तो इसका दरबारी विद्वान आसानंद, जिसकी जो रचना है उनकी बात करें तो उमादि नटियाणीरा कवित, और साथियों बागा बारमलेरा दुआ और गोगा जी की पैड़ी। फिर साथियों दूसरा दरबारी विद्वान था मालदेव का ईश्वरदास। ईश्वरदास की जो रचना है वो देवियान, हरिदास, हालत, जालारी, कुंडलिया। तो साथियों यहाँ बात की हमने मालदेव की। अब मालदेव के बाद अगला शासक है वो इसका पुत्र मालदेव का चंद्रसेन बनता है, लेकिन जो चंद्रसेन है वो मालदेव का ज्येष्ठ पुत्र नहीं था, बड़ा पुत्र नहीं था। फिर भी जो चंद्रसेन है वो मालदेव के बाद अगला शासक बनता है। तो साथियों चंद्रसेन की चर्चा करेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।